नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हमारी इस विशेष ऑडियो बुक में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जीवन यात्रा पर लेकर चलने वाले हैं, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि सपने केवल सोते समय नहीं देखे जाते, बल्कि वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ये कहानी है उस इंसान की, जिसने समुद्र किनारे बसे एक छोटे से द्वीप से अपनी यात्रा शुरू की और अपने ज्ञान, परिश्रम तथा विनम्रता के बल पर भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचकर करोड़ों लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अपना स्थान बना लिया। यह कहानी है भारत के मिसाइल मैन, महान वैज्ञानिक, दूरदर्शी चिंतक और करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा घर, साधारण परिवार, सीमित साधन और जीवन की अनगिनत चुनौतियां। लेकिन उसी घर में जन्म लेने वाला एक बालक अपनी आंखों में ऐसे सपने संजोए बैठा था, जिन्हें पूरा करने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं। उसके पास न धन था, न किसी बड़े परिवार का सहारा, लेकिन उसके पास था अपने माता पिता का संस्कार, अपने शिक्षकों का विश्वास और अपने सपनों पर अटूट भरोसा। कौन जानता था कि यही बालक एक दिन भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। यही बालक वैज्ञानिकों की एक पूरी पीढ़ी का नेतृत्व करेगा। यही बालक देश का राष्ट्रपति बनेगा और फिर भी स्वयं को सबसे पहले एक शिक्षक कहलाना पसंद करेगा। लेकिन यह यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं थी। इस यात्रा में संघर्ष था, असफलताएं थीं, अनगिनत चुनौतियां थीं, लेकिन हर कठिनाई के बाद एक नया संकल्प भी था। डॉक्टर कलाम का जीवन हमें सिखाता है कि यदि मन में दृढ़ इच्छा, ईमानदारी और निरंतर सीखने की लगन हो, तो कोई भी सपना असंभव नहीं रहता। इस ऑडियो बुक में हम उनके जीवन की उन अनसुनी कहानियों को जानेंगे, जिन्होंने उन्हें महान बनाया। हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण बालक ने अखबार बांटने से लेकर वैज्ञानिक बनने तक का सफर तय किया। कैसे उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा। कैसे वे करोड़ों युवाओं की प्रेरणा बने और क्यों आज भी उन्हें भारत के सबसे प्रिय राष्ट्रपतियों में गिना जाता है। यह केवल एक जीवनी नहीं, बल्कि साहस, अनुशासन, विनम्रता, विज्ञान, देशभक्ति और मानवता की एक प्रेरणादायक यात्रा है। तो आइए समय के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं तमिलनाडु के उस छोटे से द्वीप नगर की ओर, जहां से एक महान कहानी की शुरुआत हुई थी। यदि आपको महान व्यक्तित्वों की ऐसी प्रेरणादायक जीवन गाथाएं सुनना पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट करके हमें बताइए कि अगली ऑडियो बुक आप किस महान व्यक्तित्व पर सुनना चाहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक ऑडियो बुक सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। तो आइए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की प्रेरणादायक जीवन गाथा। अध्याय 1। रामेश्वरम का वह बालक जिसने बड़े सपने देखे। भारत के दक्षिणी छोर पर समुद्र की लहरों से घिरा एक शांत और सुंदर द्वीप है, रामेश्वरम। यही वह पवित्र भूमि है जहां एक ऐसे बालक ने जन्म लिया, जिसने आगे चलकर पूरे भारत का नाम विश्व भर में गौरवान्वित किया। 15 अक्टूबर 1931 की एक शांत सुबह एक साधारण तमिल मुस्लिम परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक ईमानदार, मेहनती और धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। वे नावों का छोटा सा व्यवसाय करते थे और तीर्थ यात्रियों को समुद्र पार पहुंचाने का कार्य करते थे। उनकी माता आशियम्मा अत्यंत दयालु और करुणामयी थीं। घर आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं था, लेकिन प्रेम, संस्कार और ईमानदारी से भरपूर था। अब्दुल कलाम बचपन से ही शांत, जिज्ञासु और मेहनती थे। वे अक्सर समुद्र किनारे बैठकर उड़ते हुए पक्षियों को घंटों निहारा करते। उनके मन में एक ही प्रश्न उठता, आखिर पक्षी इतनी ऊंचाई तक कैसे उड़ते हैं। शायद उसी समय उनके मन में उड़ान का पहला सपना जन्म ले चुका था। उनके पिता अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जीवन की गहरी समझ रखते थे। वे अपने बेटे से कहा करते, जीवन में सच्चाई और ईमानदारी कभी मत छोड़ना। धन खो जाए तो वापस मिल सकता है, लेकिन चरित्र खो जाए तो सब कुछ खो जाता है। ये शब्द बालक कलाम के हृदय में हमेशा के लिए बस गए। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, परिवार बड़ा था और आय सीमित थी। ऐसे में बहुत छोटी आयु से ही कलाम ने अपने परिवार की सहायता करने का निर्णय लिया।
विद्यालय जाने से पहले वे अखबार बांटते थे और फिर समय पर अपनी कक्षा में पहुंच जाते थे। सुबह की शुरुआत काम से होती, दिन पढ़ाई में बीतता और रात को वे अगले दिन की तैयारी करते। कठिनाइयां थीं, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। विद्यालय में वे एक सामान्य विद्यार्थी नहीं थे। उन्हें विशेष रूप से गणित और विज्ञान से प्रेम था। कोई भी नई बात उन्हें आकर्षित करती थी। वे अपने शिक्षकों से लगातार प्रश्न पूछते और तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक उत्तर पूरी तरह समझ न लें। उनके जीवन में एक ऐसे शिक्षक आए जिन्होंने उनकी सोच बदल दी। एक दिन विज्ञान की कक्षा में शिक्षक पक्षियों की उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे। उन्होंने केवल पुस्तक से पढ़ाने के बजाय सभी विद्यार्थियों को समुद्र किनारे ले जाकर पक्षियों को उड़ते हुए दिखाया। उन्होंने समझाया कि पंख, हवा और संतुलन कैसे मिलकर उड़ान संभव बनाते हैं। उस दिन अब्दुल कलाम देर तक आकाश की ओर देखते रहे। घर लौटते समय उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि एक दिन वे भी उड़ान से जुड़ा ऐसा कार्य करेंगे जिस पर पूरा देश गर्व करेगा। उनकी यह छोटी सी इच्छा आगे चलकर भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रम की नींव में बदलने वाली थी। विद्यालय के दिनों में कलाम का एक और गुण सबको प्रभावित करता था, उनकी विनम्रता। वे कभी अपनी उपलब्धियों का घमंड नहीं करते थे। यदि कोई मित्र पढ़ाई में कमजोर होता तो उसकी सहायता करते। यदि किसी को कोई विषय समझ नहीं आता तो धैर्यपूर्वक समझाते। धीरे धीरे उनके शिक्षक भी समझने लगे कि यह बालक केवल पढ़ाई में अच्छा नहीं है, बल्कि उसके भीतर कुछ बड़ा करने की अद्भुत क्षमता है। एक दिन उनके एक शिक्षक ने उनसे पूछा, कलाम, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कुछ क्षणों तक सोचने के बाद उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं ऐसा काम करना चाहता हूं जिससे मेरा देश मुझ पर गर्व कर सके। शिक्षक ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यदि तुम्हारे सपने इतने बड़े हैं तो तुम्हारा परिश्रम भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। ये बात कलाम ने जीवन भर याद रखी। समय बीतता गया। विद्यालय की शिक्षा पूरी होने लगी। अब आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें अपने छोटे से नगर से बाहर जाना था। यह निर्णय आसान नहीं था। परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर थी। उच्च शिक्षा का खर्च उठाना उनके लिए बहुत कठिन था। लेकिन माता पिता ने अपने बेटे के सपनों को कभी पैसों की कमी के कारण रुकने नहीं दिया। विदा होने का दिन आया। माता की आंखों में आंसू थे और पिता के चेहरे पर गर्व। पिता ने कहा, बेटा, हमेशा याद रखना, तुम्हारा ज्ञान तभी सफल होगा जब उससे लोगों का भला होगा। अब्दुल कलाम ने उनके चरण स्पर्श किए और एक नए सफर पर निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि आगे कितनी कठिनाइयां आने वाली हैं, लेकिन उन्हें अपने सपनों पर विश्वास था। यही विश्वास एक दिन उन्हें भारत का महान वैज्ञानिक बनाएगा। यही विश्वास उन्हें करोड़ों युवाओं का प्रेरणा स्रोत बनाएगा। और यही विश्वास एक दिन उन्हें भारत के सर्वोच्च पद तक पहुंचाएगा। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने से पहले उन्हें संघर्ष, असफलता और कठिन परिश्रम की लंबी परीक्षा से गुजरना था। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण छात्र ने कठिन परिस्थितियों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी की, वैज्ञानिक बनने का सपना साकार किया और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़कर इतिहास रचना शुरू की। अध्याय 2, संघर्ष, शिक्षा और वैज्ञानिक बनने की यात्रा। रामेश्वरम छोड़ने के बाद अब्दुल कलाम के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। यह वह समय था जब उनके सपनों की पहली वास्तविक परीक्षा होने वाली थी। छोटे से द्वीप में पले बढ़े उस युवक के सामने अब एक बड़ी दुनिया थी, जहां हर कदम पर प्रतिस्पर्धा थी और हर सफलता के पीछे अथक परिश्रम छिपा था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद इंजीनियर बनने का निश्चय किया। विज्ञान उनके लिए केवल एक विषय नहीं था, बल्कि भविष्य बदलने का माध्यम था। वे मानते थे कि यदि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ना ही होगा। कड़ी मेहनत और लगन के बल पर उन्हें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई का अवसर मिला। लेकिन यहां भी सबसे बड़ी चुनौती थी शिक्षा का खर्च। परिवार के लिए इतनी बड़ी फीस जुटाना आसान नहीं था। ऐसे कठिन समय में उनकी बहन ने अपने आभूषण गिरवी रख दिए ताकि उनके छोटे भाई की पढ़ाई रुक न जाए। जब कलाम को यह बात पता चली तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने उसी दिन स्वयं से एक वचन लिया, मैं अपने परिवार के इस त्याग को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। कॉलेज में पढ़ाई आसान नहीं थी। हर दिन नई चुनौतियां सामने आती थीं। एक बार उनके प्रोजेक्ट में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। उनके प्रोफेसर ने उन्हें बुलाया और कहा,
यदि तुम निर्धारित समय में यह कार्य पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हारी छात्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। यह सुनकर कलाम के पैरों तले जमीन खिसक गई। छात्रवृत्ति समाप्त होने का अर्थ था पढ़ाई अधूरी रह जाना। उन्होंने अगले कुछ दिनों तक दिन रात एक कर दिया। बिना थके, बिना रुके वे अपने प्रोजेक्ट पर काम करते रहे। जब उन्होंने समय पर अपना कार्य पूरा किया तो उनके प्रोफेसर ने संतोष से मुस्कुराते हुए कहा, आज तुमने केवल एक प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया है, बल्कि यह सिद्ध किया है कि कठिन परिस्थितियां तुम्हें रोक नहीं सकती। यही संघर्ष उन्हें और अधिक मजबूत बनाता गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके सामने अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न था, अब आगे क्या? उनका सपना था कि वे भारतीय वायुसेना में पायलट बने। उन्होंने परीक्षा दी और पूरी मेहनत के साथ चयन प्रक्रिया में भाग लिया, लेकिन परिणाम उनके पक्ष में नहीं आया। वे अंतिम सूची में स्थान नहीं बना सके। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी निराशाओं में से एक थी। कुछ समय के लिए उन्हें लगा कि उनका सबसे बड़ा सपना टूट गया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने स्वयं से कहा, यदि ईश्वर ने मेरे लिए यह रास्ता नहीं चुना, तो निश्चित ही उसने मेरे लिए कोई और बड़ा उद्देश्य निर्धारित किया है। यही सोच उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत थी। कुछ समय बाद उन्हें रक्षा अनुसंधान संगठन में वैज्ञानिक के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। यहीं से उनके वैज्ञानिक जीवन की वास्तविक शुरुआत हुई। उन्होंने पूरे मन से अपने काम को अपनाया। वे घंटों प्रयोगशाला में रहते, नई तकनीकों का अध्ययन करते और अपने वरिष्ठ वैज्ञानिकों से सीखते रहते। बाद में उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिला। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यहीं उनकी मुलाकात भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे दूरदर्शी व्यक्तित्वों से हुई। उनके मार्गदर्शन ने कलाम की सोच को और व्यापक बना दिया। उन्होंने महसूस किया कि विज्ञान केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है। उसका उद्देश्य देश को मजबूत बनाना और लोगों का जीवन बेहतर बनाना है। कलाम ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिन रात मेहनत शुरू कर दी। कई बार प्रयोग सफल होते तो कई बार असफल भी हो जाते, लेकिन उन्होंने कभी असफलता को अंत नहीं माना। वे कहा करते थे, असफलता हमें सिखाती है कि अगली बार क्या बेहतर करना है। उनकी यही सोच उन्हें अपने साथियों से अलग बनाती थी। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। वे ऐसे अभियानों का हिस्सा बने जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई दिशा दी। अब वह बालक जो कभी रामेश्वरम के समुद्र किनारे पक्षियों की उड़ान देखा करता था, स्वयं भारत के सपनों को आकाश की ओर उड़ाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां अभी आनी बाकी थीं। आने वाले वर्षों में वे ऐसे अभियानों का नेतृत्व करने वाले थे जिनके कारण पूरा विश्व भारत की वैज्ञानिक क्षमता को नए सम्मान के साथ देखने लगा। और तभी जन्म लेने वाला था एक नया नाम, भारत का मिसाइल मैन। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत के मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, विश्व भर में अपनी पहचान बनाई और करोड़ों भारतीयों के लिए गर्व का कारण बने। अध्याय 3, मिसाइल मैन बनने का सफर और भारत की नई उड़ान। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका था। वर्षों की पढ़ाई, संघर्ष और कठिन परिश्रम ने उन्हें उस स्थान पर पहुंचा दिया था जहां उनके निर्णय केवल उनके जीवन को नहीं, बल्कि पूरे देश के भविष्य को प्रभावित करने वाले थे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में कार्य करते हुए उन्होंने अपने वरिष्ठ वैज्ञानिकों से बहुत कुछ सीखा। वे हर परियोजना को केवल एक सरकारी काम नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा का अवसर मानते थे। प्रयोगशाला ही उनका संसार बन चुकी थी। कई कई घंटे बिना थके काम करना उनकी आदत बन गया था। उस समय भारत विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। संसाधन सीमित थे, आधुनिक उपकरणों की कमी थी और कई बार आवश्यक तकनीक भी विदेशों से नहीं मिल पाती थी। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों ने भारतीय वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास कम नहीं किया। डॉक्टर कलाम हमेशा अपनी टीम से कहा करते थे, यदि हमारे पास संसाधन कम हैं, तो हमें अपने विचारों को और अधिक शक्तिशाली बनाना होगा। उनकी यही सोच पूरी टीम में नई ऊर्जा भर देती थी। कई वर्षों की अथक मेहनत के बाद भारत ने अपना स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान विकसित करने का प्रयास किया। यह परियोजना देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। पूरे देश की निगाहें वैज्ञानिकों पर टिकी थीं। जब पहला प्रक्षेपण हुआ तो परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं रहा। रॉकेट अपने निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया।
यह समाचार पूरे देश में फैल गया। अनेक लोगों ने आलोचना शुरू कर दी। कई लोगों ने परियोजना की सफलता पर ही प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। डॉक्टर कलाम उस मिशन के प्रमुख वैज्ञानिकों में थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें भी गहरा दुख हुआ। वर्षों की मेहनत एक पल में असफल होती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन इसी समय उन्होंने नेतृत्व का एक ऐसा उदाहरण देखा जिसे वे जीवन भर नहीं भूले। उस समय भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख प्रोफेसर सतीश धवन ने पूरी जिम्मेदारी स्वयं स्वीकार की। उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा कि असफलता की जिम्मेदारी उनकी है और उनकी टीम को आगे काम करने का पूरा अवसर मिलेगा। पूरी टीम ने फिर से काम शुरू किया। इस बार पहले से अधिक सावधानी, अधिक तैयारी और अधिक आत्मविश्वास के साथ। कुछ समय बाद दूसरा प्रक्षेपण हुआ। इस बार रॉकेट सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य तक पहुंचा। पूरा देश खुशी से झूम उठा। लेकिन इस बार प्रोफेसर सतीश धवन ने सफलता का पूरा श्रेय डॉक्टर कलाम और उनकी टीम को दे दिया। इस घटना ने डॉक्टर कलाम को नेतृत्व का सबसे बड़ा पाठ सिखाया। वे कहा करते थे, एक सच्चा नेता असफलता की जिम्मेदारी स्वयं लेता है और सफलता का श्रेय अपनी टीम को देता है। यही सिद्धांत उन्होंने अपने पूरे जीवन में अपनाया। इसके बाद डॉक्टर कलाम को भारत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह था स्वदेशी मिसाइल विकास कार्यक्रम। उस समय विश्व के अनेक विकसित देश भारत को आधुनिक रक्षा तकनीक देने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में देश को अपनी शक्ति स्वयं विकसित करनी थी। डॉक्टर कलाम ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने देश के अनेक प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को एक साथ जोड़ा। दिन रात प्रयोग होने लगे। कभी सफलता मिलती, कभी असफलता, लेकिन टीम का उत्साह कभी कम नहीं हुआ। धीरे धीरे भारत ने अपनी स्वदेशी मिसाइलों के सफल परीक्षण किए। इन उपलब्धियों ने पूरे विश्व का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया। अब दुनिया भारत को केवल एक विकासशील देश के रूप में नहीं, बल्कि विज्ञान और रक्षा तकनीक के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ते राष्ट्र के रूप में देखने लगी। इन्हीं उपलब्धियों के कारण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पूरे देश ने एक नया नाम दिया, भारत के मिसाइल मैन। लेकिन इतनी बड़ी सफलता के बाद भी उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वे आज भी उतने ही सरल थे। वे प्रयोगशाला में सबसे पहले पहुंचते और सबसे अंत में घर लौटते। वे अपने साथ काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करते, चाहे वह वरिष्ठ वैज्ञानिक हो या कोई कर्मचारी। उनका मानना था कि किसी भी बड़ी सफलता के पीछे पूरी टीम का योगदान होता है। डॉक्टर कलाम की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी। उन्हें देश के अनेक सम्मान प्राप्त हुए, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान तब होता था जब कोई युवा उनसे प्रेरित होकर विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का निर्णय लेता। वे अक्सर विद्यालयों और महाविद्यालयों में जाते और विद्यार्थियों से कहते, छोटे सपने मत देखो, बड़े सपने ही बड़े लोगों को जन्म देते हैं। उनकी बातें केवल भाषण नहीं होती थीं। वे स्वयं अपने जीवन से उन शब्दों को सच साबित कर चुके थे। अब वे केवल एक महान वैज्ञानिक नहीं रहे थे, वे पूरे भारत की नई सोच का प्रतीक बन चुके थे। लेकिन नियति ने उनके लिए अभी एक और बड़ी जिम्मेदारी संभाल कर रखी थी। बहुत जल्द देश उन्हें एक ऐसे पद पर देखने वाला था जहां से वे केवल विज्ञान ही नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के युवाओं को नई दिशा देंगे। एक वैज्ञानिक अब भारत का राष्ट्रपति बनने जा रहा था। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने, क्यों उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया और कैसे उन्होंने करोड़ों युवाओं के दिलों में हमेशा के लिए अपना स्थान बना लिया। अध्याय 4, जनता के राष्ट्रपति और युवाओं के प्रेरणा स्रोत। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां से उनका प्रभाव केवल विज्ञान और तकनीक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे राष्ट्र की सोच को दिशा देने लगा। उनकी सादगी, उनका ज्ञान और उनका राष्ट्र के प्रति समर्पण उन्हें एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में स्थापित कर चुका था जिसे पूरा देश सम्मान की दृष्टि से देखता था। समय के साथ वे न केवल वैज्ञानिक समुदाय में, बल्कि आम जनता के बीच भी अत्यंत लोकप्रिय हो गए थे। विशेष रूप से युवा वर्ग उन्हें अपना आदर्श मानने लगा था। उनकी बातें केवल भाषण नहीं होती थीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा होती थी जो सुनने वाले के भीतर आत्मविश्वास जगा देती थी। इसी लोकप्रियता और उनके असाधारण योगदान के कारण उन्हें देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए चुना गया। यह भारत के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण था। जब यह समाचार सामने आया कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, तो पूरे देश में उत्साह की लहर दौड़ गई। यह केवल एक पद की नियुक्ति नहीं थी, बल्कि एक वैज्ञानिक, एक शिक्षक
और एक प्रेरणा स्रोत को राष्ट्र की सर्वोच्च जिम्मेदारी सौंपने का प्रतीक था। 10 जुलाई 2002 को उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका स्वभाव नहीं बदला। वे आज भी उतने ही सरल, विनम्र और मेहनती बने रहे। राष्ट्रपति भवन की भव्यता के बीच भी उनका मन हमेशा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य की ओर लगा रहता था। वे मानते थे कि किसी भी देश का सबसे बड़ा धन उसकी युवा पीढ़ी होती है। इसलिए उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान विशेष रूप से युवाओं से संवाद को प्राथमिकता दी। वे देश के विभिन्न विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों में जाते, विद्यार्थियों से मिलते और उनके प्रश्नों का उत्तर देते। वे उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते। वे अक्सर कहते थे, सपने वह नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वह हैं जो आपको सोने नहीं देते। उनकी यह बात युवाओं के दिलों में गहराई से बस गई। राष्ट्रपति होने के बावजूद वे कभी अपने को सामान्य जनता से अलग नहीं मानते थे। वे हर व्यक्ति से समान व्यवहार करते थे, चाहे वह उच्च अधिकारी हो या कोई साधारण नागरिक। इसी कारण उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाने लगा। उनके कार्यकाल में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान युवाओं में आत्मविश्वास और विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना था। वे मानते थे कि यदि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो शिक्षा और नवाचार पर सबसे अधिक ध्यान देना होगा। उनका सपना था कि भारत एक ऐसा राष्ट्र बने जहां हर युवा अपने विचारों से दुनिया को बदल सके। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जुड़े रहते थे। वे शोध, तकनीकी विकास और शिक्षा से जुड़े विषयों पर निरंतर अध्ययन करते थे। उनका जीवन यह सिखाता है कि पद कोई भी हो, लेकिन यदि सोच बड़ी हो तो व्यक्ति समाज में परिवर्तन ला सकता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी उन्होंने विश्राम नहीं किया। वे पुनः शिक्षा और युवाओं के बीच लौट आए। वे विभिन्न विश्वविद्यालयों में जाकर छात्रों को प्रेरित करते रहे। वे घंटों छात्रों के बीच बैठकर उनके सपनों को सुनते और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते। उनका मानना था कि शिक्षक का कार्य केवल पढ़ाना नहीं होता, बल्कि विद्यार्थियों के भीतर आत्मविश्वास जगाना भी होता है। उनके भाषणों में हमेशा एक ही संदेश होता था, कभी भी अपने सपनों को छोटा मत होने दो। कठिनाइयां आएंगी, असफलताएं होंगी, लेकिन यदि आपका संकल्प मजबूत है तो सफलता निश्चित है। धीरे धीरे वे केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में प्रेरणा के स्रोत बन गए। उनका जीवन एक ऐसा उदाहरण बन गया कि कैसे एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति अपने विचारों, परिश्रम और ईमानदारी के बल पर असाधारण उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। लेकिन जीवन का अंतिम अध्याय अभी शेष था, वह अध्याय जिसमें उनका अंतिम संदेश पूरी दुनिया के युवाओं के लिए एक अमर प्रेरणा बनकर रह जाएगा। अगले अध्याय में हम जानेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अंतिम दिनों, उनके अंतिम व्याख्यान और उस विरासत के बारे में जो आज भी हर युवा के दिल में जीवित है। अध्याय 5, अंतिम व्याख्यान और अमर विरासत। डॉक्टर कलाम का जीवन एक ऐसे दीपक की तरह था जिसने स्वयं जलकर अनगिनत जीवनों को प्रकाश दिया। उन्होंने विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जन जन तक पहुंचाया। उनका विश्वास था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनना है। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद भी उनका जीवन किसी विश्राम की तरह नहीं था। वे पहले से भी अधिक सक्रिय हो गए थे। वे देश के विभिन्न भागों में जाकर विद्यार्थियों से मिलते, उन्हें प्रेरित करते और उनके सपनों को पंख देते। उनका कार्यक्रम लगभग हर दिन किसी न किसी शैक्षणिक संस्थान में रहता था। वे घंटों छात्रों के बीच रहते, उनके प्रश्नों का उत्तर देते और स्वयं भी उनसे सीखने का प्रयास करते। वे मानते थे कि युवा ही किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति होते हैं। उनके अनुसार यदि किसी देश के युवा सपने देखना और उन्हें पूरा करने का साहस रख लेते हैं, तो वह देश स्वयं ही विकास की राह पर आगे बढ़ जाता है। तैयार किए गए योजनाओं के अनुसार 29 जुलाई 2015 को वे शिलांग स्थित एक शैक्षणिक संस्थान में व्याख्यान देने पहुंचे। यह कार्यक्रम युवाओं के साथ संवाद का एक विशेष अवसर था। वे हमेशा की तरह ऊर्जावान थे। उनके चेहरे पर वही सरल मुस्कान थी और उनकी आंखों में वही चमक जो उन्हें हमेशा विशेष बनाती थी। उन्होंने विद्यार्थियों के बीच खड़े होकर अपने विचार साझा करना शुरू किया। वे अपने जीवन के अनुभवों, असफलताओं और सफलताओं की कहानियां सुना रहे थे। हर शब्द में प्रेरणा थी, हर वाक्य में ऊर्जा थी
और हर विचार में एक दिशा थी। विद्यार्थी पूरी एकाग्रता से उन्हें सुन रहे थे। वे अपने अंतिम क्षण तक भी युवाओं को प्रेरित कर रहे थे। लेकिन उसी क्षण नियति ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। व्याख्यान के दौरान ही उनका स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया। वे मंच पर ही गिर पड़े। पूरे सभागार में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जीवन की यह यात्रा वहीं समाप्त हो गई। यह समाचार पूरे देश में शोक की लहर बनकर फैल गया। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया था, अब इस संसार में नहीं रहा। लेकिन क्या वास्तव में वे चले गए? नहीं। डॉक्टर कलाम जैसे लोग शरीर से नहीं, विचारों से अमर होते हैं। उनकी विरासत आज भी हर उस विद्यार्थी में जीवित है जो बड़े सपने देखने का साहस रखता है। उनकी सादगी, उनका अनुशासन, उनका ज्ञान और उनका राष्ट्र के प्रति समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा मार्गदर्शन करता रहेगा। वे केवल एक वैज्ञानिक नहीं थे, वे केवल एक राष्ट्रपति नहीं थे, वे केवल एक शिक्षक नहीं थे। वे एक विचार थे जो यह सिखाता है कि यदि मनुष्य ठान ले तो वह किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सफलता की शुरुआत है। आज भी जब कोई युवा अपने सपनों को लेकर संदेह में होता है, तो उसे डॉक्टर कलाम के शब्द याद आते हैं। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है, और यही कारण है कि वे आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित हैं। प्रिय श्रोताओं, ये थी डॉक्टर अब्दुल कलाम की प्रेरणादायक जीवन गाथा। यदि इस कहानी ने आपके भीतर प्रेरणा, आत्मविश्वास और बड़े सपने देखने की भावना जगाई हो, तो इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा भाग सबसे अधिक प्रेरित करता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें ऐसी ही महान जीवन गाथाएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।